नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लाइव नाउ पर। आप देख रहे हैं जीतेगा सच ओम के साथ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैश्विक घटनाक्रम आजकल देखने में आ रहा है। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान के द्वारा समर्थित तालिबान ने अब पूरे के पूरे अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया है। काबुल की राजधानी तक अफगानिस्तान पहुंच चुका है और वहां के यानी कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति देश छोड़ने के लिए यानी कि अफगानिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। वहां के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अब काबुल छोड़कर या कहें हम अफगानिस्तान ही छोड़कर जा चुके हैं। अब ये पूरा का पूरा घटनाक्रम पूरे विश्व के सामने है। पूरी दुनिया में पूरे विश्व की मीडिया ने, पूरे विश्व के लोगों ने हर एक प्लेटफॉर्म पर एक बात एक स्वर में कही है कि अब तालिबान के आने के बाद जो 20 सालों तक लगातार सभ्यता को विकसित करने के लिए एक मुहिम चलाई गई थी देशों के द्वारा, खासकर अमेरिका के द्वारा, लोकतंत्र लाया जाए, महिलाओं को शिक्षा दी जाए, अफगानिस्तान का विकास किया जाए, वो सब एक बार में साफ हो चुका है। अफगानिस्तान 20 साल पीछे जा चुका है। अफगानिस्तान में अब महिलाएं और बच्चियां स्कूल नहीं जा पाएंगी, वो शिक्षा नहीं ले पाएंगी, यहां तक कि वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती अकेले। हालात इतने बिगड़ चुके हैं और रेडिकल्स पूरी तरीके से हावी हैं अफगानिस्तान में। भारत का बिलियंस का इन्वेस्टमेंट बेकार हो चुका है और इसके बाद इसमें सबसे बड़ी हार देखी जाए तो अमेरिका की हुई है। वही अमेरिका जिसने कहीं ना कहीं इस तालिबान के खिलाफ लड़ाई को शुरू किया, एक्चुअली उसी ने शुरू किया और फिर उसके बाद ये देखा जा रहा है, स्पष्ट देखा जा रहा है कि उसने इस लड़ाई को किसी नतीजे तक बिना पहुंचाए उसने इस लड़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। पूरा का पूरा घटनाक्रम आज पूरा विश्व देख रहा है और लगभग पूरे विश्व ने एक स्वर में इस मामले में अमेरिका की जो इसमें भूमिका है उसकी आलोचना की है। हमारे साथ आज हमारे सहयोगी राघव जी हैं। नमस्ते। आज हम आपके साथ मिलकर इस विषय पर कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि जो अफगानिस्तान है उसकी जो सभ्यता है, उसकी जो लाइफस्टाइल है, किसी देश को आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं एक लोकतांत्रिक देश में, वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। राघव जी, देखा जाए तो वहाँ महिलाओं और बच्चियों की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है और तस्वीरें देखने में आ रही हैं कि वहाँ टेबल पर कागज़ और पेन नहीं, एक AK-47 रखकर सत्ता चलाने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में क्या कहेंगे? थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं हम अफगानिस्तान की। तो मेनली अफगानिस्तान एक इस्लाम डोमिनेंट या फिर 100% इस्लामी है, बाकी सब माइनॉरिटीज़ में आते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि 20 इयर्स बैक वहाँ पहला ही ऐसा उनका मेन शरिया था और सब कुछ बैकवर्ड था। मेनली उनका थोड़ा हिली रीजन लगता है, तो एक डेवलपमेंट के चांसेस भी बहुत कम है। जो जहाँ तहाँ काबुल हो गया, तेहरान हो गया, ऐसी जगह काबुल हो गया, उनका कांधार रीजन हो गया जहाँ वो डेवलपमेंट के चांसेस रहते हैं, मॉडर्न डेवलपमेंट के। जी। तो पिछले 20 साल में बहुत मेहनत की। जो उनके यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज देखे गए कि नेचुरल गैस के हैं, नेचुरल गैस और जो और नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे माउंटेन सॉल्ट हो गया और भी बहुत सारे मिनरल्स जो हैं उनके रीजन में मिलते हैं, जिससे अफगानिस्तान को लोग एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मूवमेंट मिला था। एशिया में इंडिया ने काफ़ी सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, इन लोगों ने ट्रीटीज़ भी किए कि हम वहाँ से गैस सप्लाई, एक कॉमन पाइपलाइन बनाएंगे जिससे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ऐसे 3-4 कंट्रीज़ को वहाँ से नेचुरल गैस सप्लाई हुआ करेगी। और 20 साल में उसने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया। जहाँ फीमेल स्पेशली कह लीजिए एक बड़ा सस्ता शब्द में इस्तेमाल करूँगा कि कैटल ब्रीडिंग की तरह इस्तेमाल की जाती थी। उसे एक ऑब्जेक्ट देखा जाता था, बस एक प्रोडक्शन हाउस देखा जाता था कि बेबी मेकिंग मशीन है वो। तो उसमें एक इम्प्रूवमेंट आया था। हमें देखने को मिलता है कि 20 ईयर्स में कितनी सारी फीमेल्स अफगानिस्तान की हुई जो बहुत एजुकेटेड हो गई, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट बन गई और अलग अलग मतलब अपने टैलेंट, अपनी पोटेंशियल को रियलाइज कर पाई। और वो 20 ईयर्स सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री की वजह से 0 पे आ गए। जी।
अमेरिका ने यही नहीं, ये 10 साल पहले भी हम देखते हैं जब बराक ओबामा का एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने भी यही सिमिलर पैटर्न देखने को मिला था कि सीरिया में वो रातों रात गायब हो गया। और अमेरिकन्स अपनी कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट सेविंग को लेके क्या करते हैं कि वो अपने चेसेस, मतलब जो गन्स के जो मेन पार्ट होता है, मेन का गन का पार्ट होता है, वो छोड़ जाते हैं। उनका उसका रीज़न वो ये कहते हैं कि हमारी जितना कॉस्ट हमें लगेगा कि अफगानिस्तान से लेके हम वापस यूएस लेके जाए अपने डिपो में, उसका आधे में हम नई गन बना लेंगे पूरी की पूरी। तो वो लोग चेसेस छोड़ जाते हैं एंड दिस बिकम्स द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ टेररिज्म। अब वहाँ जो रेडिकल हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, उन्हें 50% 80% ऑफ द वेपन कॉस्ट कवर हो गए। अब उन्हें क्या बुलेट्स डालनी हो, एक दो स्पेयर पार्ट्स डालें, उनका वेपन रेडी हो जाएगा। तो ये कह लीजिए कि अमेरिका क्या करता है, आगे बढ़ता है अफगानिस्तान को, उसने अच्छे अच्छे सपने दिखाए कि हम आपको ये देंगे, विमेन की कंडीशन इंप्रूव होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, हम आपके यहाँ टेररिज्म को भी दबा के रखेंगे। लेकिन उस शॉर्ट साइटेडनेस में लोग उसकी लॉन्ग साइटेडनेस नहीं देखते, वो एक टेररिज्म को काटता है तो दूसरे बीज डाल के चला जाता है। जैसे जलकुंभी होती है हमारे यहाँ, एक पॉन्ड्स में अगर एक बार लग गई तो कहा जाता है कि वो कभी ख़त्म नहीं होती पॉन्ड से। और वहीं एक जो हमें नॉर्मली अपने किचन गार्डन में या फिर लॉन्स में देखने को मिलती है, वो होती है कांग्रेस ग्रास। तो वो अगर एक बार फैल गई तो वो फैलती रहती है, उसके स्पोर्स गिरते करते हैं, वो होता है। तो सिमिलरली अमेरिका का जो ये डिसीजन था कि रातों रात आप एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब इतनी सारी अपने स्ट्रेंथ विड्रॉ कर लिए, अपने चेसेस छोड़ गए, तो वो ब्रीडिंग ग्राउंड हो गए नेक्स्ट के लिए। और तालिबान का स्ट्रेंथ देखिए, वो आगे बढ़ा जा रहा है जी। पहले कोशिश कर रही है अफगानिस्तान फोर्सेस कि रुक जाएगा, लेकिन नहीं रुक रहा है। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो थोड़ा प्री प्लान सा लग रहा है कि अमेरिका अगर प्रॉपर हैंड ओवर करके जाता ना, अगर मान लीजिए मैं आपके ऑफिस से या फिर कह लीजिए मैं किसी से मैं कह रहा हूँ मैं आपकी मदद करूंगा, तो मैं रातों रात उसको ऐसे छोड़ के चला जाऊंगा। मैं उसे प्रॉपर हैंड ओवर्स दे के जाऊंगा, मैं उसे बता के जाऊंगा यहाँ पोटेंशियल थ्रेट्स हैं, यहाँ आप वीक हैं, यहाँ आप स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप इनकी चीज़ों को ऐसे नहीं चाहिए। वो रातों रात छोड़ के चला गया। ये चीज़ हमें सीरिया में भी देखने को मिली कि बराक ओबामा प्रशासन भी ऐसे ही छोड़ के चला गया था, और फिर वही हुआ जो आज अफगानिस्तान का हुआ है, डाउनफॉल ऑफ अफगानिस्तान एंड डाउनफॉल ऑफ सीरिया, दोनों जगह देखने मिला। तो जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन था, जो हालत सीरिया की करके गया, रातों रात विड्रॉ कर लिया, और वहाँ के रिबेलियन और वहाँ के टेररिस्ट एक्टिविटीज़ रातों रात बढ़ गई। तो सिमिलर हमें यही देखने को मिला, जैसे ही पता चला लोकल्स को कि अमेरिकन टेम्प्रेरी बेसिस खाली हो चुके हैं और वो अपने चेसेस छोड़ के चले गए हैं, तो उन्होंने हमला बोल दिया अफगानिस्तान को और पूरी तरह से दबाया। और आज ग्लोबलाइज्ड है हर चीज़, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, लोग ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, यूएन बैठा हुआ है, बड़े बड़े कंट्रीज़ बैठे हुए हैं। जो इंडिया में अगर छोटी सी कोई चीज़ है इसमें बड़े बड़े भाषण देने लगते हैं। अब वहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि तालिबान घर में घुस के 12-12 साल की लड़कियों को खींच रहे हैं और अपनी बीवी बना रहे हैं। अब कोई फीमेल आके नहीं बोल रही है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन तालिबान, वो ये बोल रहे थे सी व्हाट इज़ हैपनिंग विद फार्मर्स इन इंडिया। अब सब शांत हैं। और यही नहीं, इंडिया में भी जब लोग चीख रहे थे कि पाकिस्तान और इजराइल, पाकिस्तान का शोषण किया जा रहा है, पैलेस्टाइन का शोषण किया जा रहा है, उसको टेररिज्म को घोषित किया जा रहा है, जो कि है नहीं। अब वो लोग भी शांत हैं। क्या उन्हें मानवता के लेवल पे ये नहीं देखा कि अत्याचार हो रहा है? जो मलाला है पूरी दुनिया में घूमेगी कि अवेयरनेस ऑफ द वुमेन राइट्स, चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन के लिए अवेयरनेस करती है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन करेगी, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक। बिल्कुल राघव जी, सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि पूरी की पूरी वो कम्युनिटी जो कि महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती है, जो कि रेडिकलिज्म के खिलाफ लड़ती है, पूरी दुनिया के देशों में अगर कोई राइट विंग की सत्ता आ जाती है तो उन लोगों के छाती पे सांप लौटने लगता है। आज वो कहीं भी कोई कुछ नहीं बोल रहे। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ गया है और देखा जाए तो पूरी तरीके से इन लोगों की, खासकर ये जो पूरी की पूरी लॉबी है, यहाँ बड़ा अजीब सा सन्नाटा है और ये सन्नाटा कुछ समझ में नहीं आता मामला क्या है इस पर। और हालांकि एक तरफ तो पूरा का पूरा विश्व छाती पीट के रो रहा है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, लेकिन यहाँ पर जब बात आ रही है कि महिलाओं का क्या होगा, वहाँ के देशों की, वहाँ देश के जो लोग हैं उनके अधिकारों का क्या होगा, उस देश की शिक्षा व्यवस्था का क्या होगा, उस मामले में कोई कुछ नहीं बोल रहा।
और देखा जाए तो राघव जी, इस समय सबसे ज़्यादा जो स्थिति बुरी हुई है वो एक तरीके से भारत के लिए बुरी हुई है, क्योंकि तालिबान बिल्कुल से प्रो पाकिस्तान है और प्रो चाइना है, और ये दोनों ही, पाकिस्तान और चाइना, हमारे लिए सबसे बड़े चुनौती है। इसके बारे में खुद हमारे पीएम मोदी ने अभी इसी स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में कहा है, और यही इस समय जो उसके अंदर ही एक दिन के अंदर जो घटनाक्रम घटा उसमें हम देख रहे हैं कि तालिबान का शासन अफगानिस्तान में हो गया है। तो 3 शक्तियां हमारे विरुद्ध इस समय हमारे पड़ोस में आ चुकी हैं। देखिए, जियोपॉलिटिकल व्यू से देखा जाए तो बिल्कुल है, हमारे लिए ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ जी। हम एज अ कंट्री देखें, इंडिविजुअल कंट्री देखें, हम तीनों तरीके से, तीनों तरफ से, एक तरफ तो हमारे वाटर बॉडी है तो वहाँ से थ्रेट नहीं है, लेकिन वहाँ भी हमें श्रीलंका का थ्रेट आता है जिससे हमारी कहीं विचारधारा काफ़ी टाइम से मिल नहीं रही है। और हम अपनी जियोपॉलिटिक्स देखें तो हमें इस्लामिक स्टेट्स ही दिखते हैं, हम वी आर सराउंडेड बाय द इस्लामिक स्टेट्स। और इंडिया को जो पोर्ट्रे किया जाता है कि एज अ हिंदू कंट्री, तो कहीं हमारी रिलीजियस आइडियोलॉजिकली हम उनके एनिमी हैं बाय नेचर। जैसे कह लीजिए हवा पानी नेचर एक नेचुरल एनिमीज़ हैं, आप कितना भी आग और पानी जो है वो नेचुरल एनिमीज़ होते हैं, तो कि आग में कितना भी आप पानी डालें लेकिन वो आग को बुझा ही देता है। तो यहाँ हमें नेचुरल बनते हैं, और वहीं हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, तो वहाँ भी हमारी विचारधारा ही नहीं मिल रही है। और कुछ 10 साल में हमारी लीडरशिप इतनी स्ट्रांग रही है कि हमने कश्मीर में चेंज कर लिया, हम भूटान नेपाल की बॉर्डर्स पे पीछे नहीं हटे, हम अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर्स पे पीछे हटे, हमने लद्दाख में और LAC पे अपने अपोजिट कंट्री को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो ये हमारे लिए थ्रेट बढ़ता ही बढ़ता है, हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। पर आजकल हार्ड वॉर होने की जगह सॉफ्ट वॉर हो गया है, तो हमें डर उनसे तो है, बाहर बैठे हुए लोगों से तो है, लेकिन अंदर बैठे हुए लोगों से ज़्यादा है। अब सोचिए, हमारे यहाँ ऐसे यथाकथित फर्जी सोशल इन्फ्लुएंसर्स कहे जाते हैं जो कहते हैं अगर मेरे बेटे का नाम सलीम हो गया या तालिबान हो गया तो उससे तुम्हें क्या। आप सोचिए, अगर किसी के बेटे का नाम तालिबान हो जाएगा तो वो क्या कर देगा, उसके लीडरशिप में या फिर उसके रहते हुए मेरे घर की फीमेल्स, मैं सेफ नहीं हूँ, हो सकता है मेरे को मार दिया जाए क्योंकि मैं उसकी विचारधारा को नहीं करता। मतलब टोटल डिक्टेटरशिप की के तरफ लेके जाया जा रहा है तालिबान को। और इंडिया को जो थ्रेट है वो मेनली इंटरनल थ्रेट ज़्यादा है रेदर देन आउटसाइड। और UN हो गया, हमें अब कई चीज़ ये चीज़ देखने को मिल रही है कि जो हमने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो पूरी 200 कंट्रीज़ ने एक ऑर्गेनाइजेशंस की एक सपना देखा कि UN बनेगा, WHO बनेगा, यूनिसेफ बनेगा, जिनेवा पीस कॉन्फ्रेंस की, क्योटो प्रोटोकॉल्स कर रहे हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, तो इसी सब चीज़ें हमें कहीं फेलियर होती हुई दिख रही हैं। WHO कोरोना वायरस फैलने के बाद भी ये नहीं मानने के लिए तैयार है कि वो चाइना से आया है, वहाँ पे अपनी टीम को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं कर रहा है। और पता नहीं उस टाइम WHO क्या सोच रहा था, क्या वो अपने मोटिव से भटक गया था, क्या उसे अपने नहीं पता उसने क्या ओथ ली है, क्या कितने लोगों से फंड्स लिए हैं और कितनी आशा रखती है। 7 बिलियन लोग उनसे आशा रखते हैं, वो उन्होंने शुरुआत के 2 महीने कोरोना को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया एज एन पेंडेमिक। सोचिए कितने लोग अनाथ हो गए, कितने लोग, अब कितना बड़ा लॉस हुआ। अब मैं आपको इस बारे में क्या बताऊं, हमें यहाँ तक यही दिखने को मिला कि ये अभी जो अमेरिका अफगानिस्तान में डैमेज कर गया, यही कंट्री अमेरिका WHO की फंडिंग खींच लेता है। तो कहीं बड़े लेवल पे एक षड्यंत्र खेला जा रहा है, एक ट्विस्ट लाने की कोशिश की जा रही है, किसी तरफ ये पॉलिटिकल कह लीजिए डिक्टेटरशिप और टोटलिटेरियन की तरफ झुकाव लाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल राघव जी, और ये जो पूरी की पूरी स्थिति बन रही है, इस मामले में जो डेमोक्रेसी, पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी के बम गिराने वाला अमेरिका है, आज सबसे ज़्यादा उसी की किरकिरी हुई है। क्योंकि अफगानिस्तान में हम डेमोक्रेसी लाएंगे और अफगानिस्तान को एक सुरक्षित राष्ट्र बनाकर हम देंगे, ये घोषणा करने वाले अमेरिकन्स थे। और अमेरिकन्स ने ही देखा जाए तो ये सही आपने कहा कि ओबामा के समय से ट्रूप्स को वापस करने की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, वापसी शुरू हो चुकी थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ट्रूप्स को वापस किया
रात के अंधेरे में ये लोग चुपचाप पैकिंग करके चले गए और प्रॉपरली हैंड ओवर तक नहीं किया, जैसा आपने बताया बिल्कुल कि वास्तव में ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से देखा जाए तो धोखा था, क्योंकि अफगान ट्रूप्स को भी मालूम नहीं कि उनके साथ क्या हुआ। और इसके बाद देखा जाए तो अमेरिका की इतनी बड़ी नाकामी इसमें दिख रही है यूएस की, कि आपने 20 साल तक एक आर्मी के साथ, पूरे एक राष्ट्र की आर्मी के साथ काम किया, और आप लगातार कह रहे हैं कि जब हम ट्रूप्स को वापस, जो बाइडेन का बयान है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने अफगानिस्तान के ट्रूप्स को, अफगानिस्तान की आर्मी को ट्रेन किया है और वो आगे लड़ने में सक्षम होंगे और एरियल सपोर्ट दे सकेंगे, ये सब चीज़ें वो कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है ये सब चीज़ें। You have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. Taliban, Mr. President, you trust the Taliban, sir? Is that a serious question? It's absolutely a serious question. You trust the Taliban? No, I do not. Over the country to the Taliban. No, I do not trust the Taliban. It's a silly question. Do I trust the Taliban? No. But I trust the capacity of the Afghan military. The Afghan government and leadership has to come together. They clearly have the capacity to sustain the government in place. लेकिन जैसे ही आपकी आर्मी जाती है तो ये जो आर्मी है अफगानिस्तान की, वो कितना तेजी से हार जाती है, जो कि कुछ 70-80 हज़ार के लड़ाकों के सामने कम से कम लाखों की आर्मी हार जाती है। तो इससे ये बहुत बड़ी नाकामी पता चल रही है कि अमेरिका ने आखिर किस तरीके की ट्रेनिंग दी है। स्पष्ट दिख रहा है कि आपकी ट्रेनिंग में बहुत बड़ी खामी रही होगी, तभी तो आज अफगानिस्तान की आर्मी ने इतने जल्दी घुटने टेक दिए कि वो तालिबान, जिसकी संख्या में बहुत कम है, अमेरिकन ट्रेंड आर्मी को उन्होंने इतनी आसानी से हरा दिया। तो इसमें सबसे बड़ी नाकामी अमेरिका के इस लेवल पर भी है, और दूसरे इस लेवल पर है कि उन्होंने अफगानिस्तान को फिर से, या हम कहें फिर से एक देश को उन्होंने मझदार में छोड़ दिया। इस समय पूरे विश्व के देशों के अंदर इस तरीके की भावना आ रही है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका का अब विश्वास नहीं किया जा सकता कि वो उनके साथ मुश्किल के वक्त पे खड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि अफगानिस्तान और उसके पहले अन्य देशों का लगातार ऐसे उदाहरण पर उदाहरण हमने देख चुके हैं अमेरिका के साथ। जैसे अभी आपने सीरिया के विषय में बताया, इसके पहले हमने देखा है कि इराक में क्या हुआ है, और इसके पहले वियतनाम में क्या हुआ है। अमेरिका की किस तरीके का रिकॉर्ड रहा है वो लगातार हमने देखा है। राघव जी, ये पूरा मामला अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। अमेरिका की नाकामी तो इस पर है ही, इसके बाद जिस तरीके से चाइना ने सपोर्ट किया है तालिबान को, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये विचारधारा की लड़ाई है जी। साफ दिख रहा है कि अमेरिका आया तो उसको डाउनग्रेड करने के लिए चाइना ने उसकी एंटी पार्टी यानी कि तालिबान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और चाइना ये चीज़ समझ रहा है कि उसको एशिया में ग्लोबल प्रेजेंस, अपनी डोमिनेटिंग प्रेजेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है, और वो बना भी रहा है। उसने मेनली इंडिया को टारगेट कर लीजिए, सेक्लूडेड कंट्री हो गया है वो, हम लोग हमारी विचारधारा से किसी से मिलती नहीं, क्योंकि अगर हम एज अ फ्रेंड रशिया को भी देखें तो रशिया भी एक कम्युनिज्म की तरफ ही ज़्यादा झुकाव रखता है। तो चाइना और रशिया की लंबी फ्रेंडशिप रही है। और अमेरिका की बात करें, अमेरिका ने जो ये स्टेप लिया कि विदाउट इन्फॉर्मिंग, विदाउट प्रॉपर हैंड ओवर करके किया, इराक का जो वॉर था, जब ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट प्रिजम्पशन के वहाँ बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, उसने सद्दाम हुसैन को एज अ टेररिस्ट डिक्लेयर करके उसे ख़त्म कर दिया, पूरा इराक, बगदाद को बर्बाद कर दिया, इराक को दोबारा नई गवर्नमेंट स्थापित करके गई। तो वहाँ तो वो प्रॉपर करके गए थे ना, अनटिल द टेररिज्म ख़त्म नहीं हो गया। वैसे तो अमेरिका बड़े बड़े स्लोगन लगाएंगे, हम टेररिस्ट को नहीं करेंगे फंडिंग। उन्होंने बीच में पाकिस्तान की भी फंडिंग विड्रॉ कर ली थी कि जब उन्हें पता चला कि पाकिस्तान उनके एरोप्लेन्स इंडिया पे स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ उसका दोगलापन क्लियर हो जाता है, और ये चीज़ दिखती है कि अमेरिका कोई बहुत ही लंबे प्लान में है, और यहीं जो G8 कंट्रीज़ कहे जाते हैं, जो नाटो कहा जाता है, UNSC कहा जाता है, वो अब उन लोगों के मुंह में दही क्यों जमा हुआ है?
आपको वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हुए नहीं दिख रहे? क्या उस फीमेल की कोई वैल्यू नहीं है? जो 10 साल की बच्चे की कोई आकांक्षा नहीं है कि कल्पना चावला जैसे स्पेस में जाके सके, या फिर कोई कुछ और बढ़िया समाज को दे सके। 20 साल में कितना परिवर्तन आ गया था अफगानिस्तान, कितनी नई उम्मीद बन गई थी। आसपास के कंट्रीज एक इन्वेस्टमेंट के कंट्री नेशन की तरह दिखते, एक ग्रोइंग, एक प्रॉमिसिंग कंट्री था, रातों रात तख्ता पलट हो गया। और वहाँ पे क्या ब्रीड हो गई? अब फीमेल्स विल बी यूज्ड एज अ कैटल ब्रीडर्स, सिर्फ बेबी मेकिंग मशीन्स। और फिर टेररिस्ट ही आने जब आपके पास कुछ है नहीं, उनको काम देने का तरीका नहीं है, तो आप अशांति फैला रहे हैं देश दुनिया में। बिल्कुल राघव जी, और जिस तरीके की स्थिति आज पूरे विश्व में देखी जा रही है, और उसके बीच खासकर अफगानिस्तान, स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो जो अफगानिस्तान है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्री हो जाती है, क्योंकि इसके जो बॉर्डर्स लगते हैं जिन कंट्रीज़ के साथ, और जिस तरीके से यहाँ से कॉरिडोर बना सकता है चाइना, जो कि क्योंकि अब तालिबान वहाँ आ चुका है तो वो बनाएगा ही, इसके कारण अफगानिस्तान बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्री हो जाती है। और इसी स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट कंट्री होने के कारण ही पहले भी 70 और 80 के दशकों में रशिया और अमेरिका के बीच इस पर वर्चस्व पाने के लिए लड़ाइयाँ भी हुई। लेकिन अब आज देखा जा रहा है कि किस तरीके से अफगानिस्तान तालिबान के हाथ में चला गया, और ये तालिबान पूरे तरीके से प्रो चाइना है। तो इसका असर आने वाले समय में, भविष्य में साफ तौर पर भारत को तो पड़ने वाला है, बहुत ही बड़ा असर पड़ने वाला है कहा जाए। और इसके साथ ही देखा जाए तो अमेरिका की जो नीति रही है इस रीजन के लिए, साउथ ईस्ट एशिया के लिए, उसके लिए भी ये बहुत ही एक मुसीबत भरी स्थिति पैदा करने वाला है। लेकिन इस पूरे के पूरे मामले में जिस पूरे मामले को जिस तरीके से अमेरिका ने हैंडल किया, वो वास्तव में बहुत ही गलत था। और अब भारत के लिए असली चुनौती तैयार हो चुकी है, क्योंकि भारत को अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना, 3 तरफ से अब वार झेलने पड़ेंगे। और तालिबान के बाद अल-कायदा का पुनर्निर्माण भी हो सकता है, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो किस तरीके से अब, क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि कश्मीर में जो आतंकवाद है वो वही तालिबान के लड़ाके हैं जो कि 70 और 80 के दशकों में ISI द्वारा ट्रेन किए गए थे। उन लोगों ने यहाँ आकर कश्मीर में अपनी शुरुआत की। अब फिर से वहाँ तालिबान का शासन आ गया है, और इसके बाद निश्चित ही कश्मीर में फिर से स्थिति को बिगाड़ने की कोशिशें की जाएंगी। ये तो एक अच्छी बात है कि इस समय कश्मीर केंद्र शासित राज्य बन चुका है, तो हो सकता है इस स्थिति को थोड़ा कंट्रोल करने में आसानी हो सरकार को। लेकिन फिर भी भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है अभी कोई नहीं जानता। देखिए ओम जी, जब हम एज अ जियोपॉलिटिक्स देखते हैं ऐसे इस कंडीशन को, तो हमें जरूर एक दिखता है कि हमें इंडिया के लिए थ्रेट है, पर इसे हम और माइक्रो लेवल पे ले जाके देखें जी, तो जिस तरह का नरसंहार वहाँ हो रहा है और होगा जी, अगर सोचिए वही कंडीशन दोबारा यहाँ एक्टिव हो जाती है इंडिया जैसे कंट्री में जी, जहाँ हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, क्योंकि सिर्फ वो एक आइडल वर्शिपर्स हैं, वो कई 50,000 साल से यहाँ रह रहे हैं, उनको क्रश करने के लिए एक तालिबान जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा आइडियल साबित हो सकता है। और मुझे ये डर है कि कहीं अब इंडिया में उसी रिलीजन के लोग अपने बच्चों को तालिबान की कहानियां ना सुनाना शुरू कर दें कि देखो वहां पे जब तख्ता पलट हो सकता है, वहां की आर्मी पीछे हट सकती हैं, तो वो भारत में भी हो सकता है, कश्मीर में हो सकता है, बंगाल में हो सकता है, केरला में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है जहां तुम ज्यादा हो। तो ये विचार करने की, भारतीयों को ऐसा विचार करने की जरूरत है, कहीं वो इस चीज का विक्टिम ना हो जाए, तो उनको उस तरह से अपने आप को डेवलप करने की जरूरत है। उन्हें अपने आसपास, अपने नेचर को, अपने एनवायरनमेंट को वॉच करने की जरूरत है कि वो किस तरीके पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन में रह रहे हैं, और अगर डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उनसे नहीं मिल रही है तो उन्हें अपने आप को कैसे सुरक्षित करना है और आने वाली जनरेशन को भी सुरक्षित करना है जी। ये मत सोचिए कि सिर्फ आपने अपने आप को सुरक्षित कर लिया
वो अगली कुछ नहीं होगा। हो सकता है आप सुरक्षित हो जाए तो आप आखिरी डायनासोर की आखिरी पीढ़ी हो जाए, जी, आप भी उसी, आपका नाम भी उसी में आ जाए। पर कुछ ऐसी व्यवस्था करिए ताकि भारत दूसरे देशों के लिए आइडियल बने, और इंटरनल लोगों के लिए भी लोगों को सोचना चाहिए कैसे वो इन चीज़ों को से बचें, अपनी सुरक्षा करें और क्या एक्शंस लें ताकि वो एक ऐसा स्ट्रांग हो और इस तरह का रिबेलियन भारत को ना देखना। बिल्कुल राघव जी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही, क्योंकि तालिबान के ही शासन में किस तरीके से बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ा गया था ये किसी से छिपा नहीं है कि पूरे विश्व ने उन नज़ारों को देखा था। एक स्वर में पूरे विश्व ने इस घटना की निंदा की थी कि इतनी बड़ी विशाल मूर्तियों को, जो कि कला का अद्भुत नमूना थी, उनको केवल बुत कहकर तोड़ दिया गया। और उसको तोड़ने के बाद वहाँ जश्न मनाया गया, क्योंकि कश्मीर में जिस तरीके से बुतों को तोड़ा गया, नरसंहार किया गया सदियों तक, या हम कहें लंबे समय तक, उसके बाद वहाँ के लोगों को आखिरकार 90s में भगा दिया गया। लेकिन वो भागकर दिल्ली आ सकते हैं, लेकिन जब दिल्ली और देश के इन हिस्सों में, देश के अंदर के हिस्सों में यह नरसंहार शुरू होगा तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं बंगाल में, जी, क्लियरली दिख रहा है हिंदुओं को चुन चुन के लटकाया जा रहा है। क्यों? सिर्फ उन्होंने किसी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप को सपोर्ट नहीं किया। सरेआम निकिता तुमरो गोली मार दी जाती है, और अनेक लव जिहाद की, मैं आपको क्या बताऊं, इतना घिनौना हो जाता है कभी कि नहीं लगता कि ये लोग मनुष्य हैं, ऐसा ही लगता था। नहीं, वही वाली बात हो जाती है ना कि आप पागल, आप कितने बड़े डॉग लवर हो, पेट लवर हो, आप पागल कुत्ते के साथ नहीं रह सकते। जी, ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई अगर हम कह भी लें, लेकिन ये जो रेडिकल विचारधारा है, इसको हम चाहे जो नाम दें, लेकिन उसके कारण एक जिस तरीके का एनवायरनमेंट तालिबान में बना है, वो तालिबान जहाँ पर उन्हीं की कम्युनिटी ज़्यादा है, आज वो इतना परेशान है कि वो नज़ारा देखने लायक है। किस तरीके से एरोप्लेन में लोग चढ़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी ही कंट्री में ये हाल है, उन्हीं की मेजॉरिटी है। तो अगर किसी ऐसे देश में, जहां भारत जैसे देश में, जहां अभी कोई अन्य धर्म है, उनके साथ क्या होगा अगर ये आइडियोलॉजी बढ़ती है, ये आपके सोचने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विचार है। इस पर ध्यान देने वाली बात है। और मैं समझता हूँ कि तालिबान की जो स्थिति है, ये खासकर भारत के लिए बहुत बड़ी सीख लेने वाली स्थिति है। तो इस मामले में गहन विचार करिए और उसके बाद सोचिए कि आपके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य आप कैसा चाहते हैं। खैर, हम आपके सामने इन मुद्दों को लेकर आते रहेंगे, और जो भी तालिबान और अफ़गानिस्तान की स्थितियां हैं, उनके कारण भारत पर क्या असर होगा, इन सब मुद्दों के जो पूरा का पूरा एक विस्तृत ब्यौरा है, उसको लेकर हम आते रहेंगे। आप बने रहें न्यूज़ लाइव नाउ के साथ और देखते रहिए जीतेगा सच, लाइव खबर, लाइव असर।